जिंदगी में असल कामयाबी हमेशा जीतना नहीं है, बल्कि हारने के बावजूद भी कभी हिम्मत ना हारना। नम्स एमटीकैट 2024 ने पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस, उनका मोराल बहुत लो कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद गिव अप करने की स्टेज में, उन्हें यह लगता है कि जो उनके साथ नम्स एमटीकैट में हुआ शायद उनके साथ यही नेशनल एमटीकैट 2024 में हुआ। नम्स एमटीकैट के इतने बुरे एग्जाम के बाद, इतने बुरे पेपर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीदें खो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद अब एमटीकैट देना ही नहीं चाहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि वो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन ये देखें, हो सकता है ये आपके लिए एक इम्तिहान हो सकता है ये आपके लिए आजमाइश हो कि आपके ईमान को चेक किया जा रहा हो कि आप कितना मजबूत ईमान रखते हैं, क्योंकि कल को आपने एमबीबीएस करना है और एक डॉक्टर, अल्लाह ताला के बाद एक डॉक्टर के हाथ में किसी भी इंसान की जिंदगी होती है। तो सवाल ये है कि अगर आप इतनी सी मुश्किल के बाद अगर आप हार जाएंगे, तो जिंदगी में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके सामने तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, फिर आप उनको कैसे फेस करें। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये सोच रहे हैं कि अभी आखिरी 15 दिनों में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे अपनी तैयारी को पीक पे ले जाए, ताकि जो कुछ हमारे साथ नम्स के टेस्ट में हुआ वो हमारे साथ नेशनल एमटीकैट में ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अब कोई प्लान नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई है कि इन 15 दिनों में आप मैक्सिमम कैसे अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इन 15 दिनों में अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करना चाहते हैं और अभी तक परेशानी का शिकार है, कश्मकश में है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज आपको एक बेहतरीन प्लान मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाशमी टॉक्स। तो आपके पूरे एफएससी के सिलेबस को मैंने 15 दिनों में इस तरह डिवाइड किया है कि डेली बेसिस पे आपको एक सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट का भी करना है, क्योंकि अगर हम लगातार एक ही सब्जेक्ट को लेके चले, जैसे फर्स्ट करें, आज हम चाहते हैं कि पहले हम फिजिक्स को खत्म कर लें, 2 दिन फिजिक्स के ऊपर लगा देते हैं, फिर जो है ना वो 2 दिन केमिस्ट्री के ऊपर लगा दें, तो इस तरह एक तो आपके नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लगेंगे और आपकी एफिशिएंसी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लगातार एक ही सब्जेक्ट करते रहेंगे तो आप उसमें बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज किया है ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपकी काम करने की एफिशिएंसी भी बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले दिन से। आपने पहले दिन सेकंड ईयर फिजिक्स कंप्लीट करनी है, तो साथ में लॉजिकल रीजनिंग के 2 चैप्टर करने हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग के 2 चैप्टर, कौन से 2 चैप्टर करने, वो आपकी अपनी मर्जी के 2 चैप्टर हैं, क्योंकि आपको पता है सेकंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है, इसलिए आप कोई से 2 जो चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, छोटे से चैप्टर, वो साथ में कर लेंगे ताकि उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। अब सेकंड डे आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स कंप्लीट करनी है। अब फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है उसके टोटल 5 चैप्टर हैं और वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो है वो सेकंड ईयर के मुकाबले में कदर आसान भी है, तो इसलिए इसके साथ आपने सेकंड ईयर के 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। अब चूंकि आपने एक दिन पहले ही वो कंप्लीट किए हैं तो अब रिवीजन का टाइम आपको पता बहुत थोड़ा होगा, लेकिन साथ के साथ अगर आप रिवाइज करेंगे तो इससे आपका जो ओवरऑल जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी स्टडी बेहतर होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर होंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा। इससे आप ना फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो आपने पहले 3 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना है। तो ये साथ में फर्स्ट ईयर फिजिक्स के साथ साथ सेकंड ईयर की फिजिक्स की सेकंड रिवीजन होती है। इसी तरह आपने अगले दिन, जिस दिन आपका तीसरा दिन है, आपने इंग्लिश को पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसका एक हिस्सा करना है फर्स्ट हाफ। आपकी मर्जी, आपके जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को आप इस तरह डिवाइड करेंगे कि आपके जो है ना वो मीडियोकर चैप्टर्स हैं, कुछ बड़े चैप्टर्स हो जाए, कुछ छोटे टॉपिक्स साथ में आप शामिल कर लें। अगर आप कहेंगे तो ये जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स की डिवीजन है वो भी मैं आपको करके जो है आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए हो तो आप पूछ लीजिएगा, तो उसकी डिवीजन भी आपको करके दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो आप पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से जो पहला हिस्सा है वो आपने तीसरे दिन करना है और उसके साथ फिजिक्स के 3 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, चौथा दिन आ जाएगा, जिस दिन आपने इंग्लिश का सेकंड हाफ करना है। आपने इंग्लिश को डिवाइड करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि आप पहला जो हाफ है उसमें छोटे चैप्टर रख लीजिएगा, क्योंकि साथ में आपने फिजिक्स के बड़े चैप्टर करने हैं। सेकंड जब हाफ होगा आप उसमें बड़े चैप्टर रख लीजिएगा, क्योंकि साथ में आपने फिजिक्स के 3 जो है ना वो छोटे छोटे चैप्टर्स करने हैं, जिनमें डॉन ऑफ फिजिक्स है, जिनमें जो है ना वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और उसके साथ साथ जो है ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। इस तरह आपकी ये जो सेकंड ईयर फिजिक्स की सेकंड रिवीजन कंप्लीट हुई। अब इसके साथ आप अगले दिन केमिस्ट्री सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे और साथ में
फर्स्ट ईयर फिजिक्स के 3 चैप्टर करेंगे, फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी और साथ में सर्कुलर आर रोटेशनल मोशन। उससे अगले दिन आपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर करनी है और साथ में फिजिक्स के जो 2 चैप्टर रहते हैं जिनमें थर्मोडायनेमिक्स और वेव शामिल है ये करने हैं और साथ में कोई से 2 चैप्टर जो है आपने लॉजिकल रीजनिंग के करने हैं। इस तरह आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की भी सेकंड रिवीजन कंप्लीट होगी। अब आपके पास डे 7 है, जिस दिन आपने बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। इस दिन आपने बायोलॉजी का सेकंड ईयर का सारा सिलेबस तैयार करना है और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले तो आपने सारे चैप्टर्स करने हैं, मतलब आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल से लेके अल्कोहल, फिनोल और अल्डिहाइड कीटोन्स तक करने हैं। बस 2 चैप्टर छोड़ देने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलेक्यूल, जो कि अगली रिवीजन में करेंगे, अगले जो है ना अगले चैप्टर दिन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, आपको अच्छे से तैयार है, आप उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे रिवाइज ना करें, बल्कि अगले वो चैप्टर्स तैयार कर लें जो आपके थोड़ा वीक एरियाज हैं, जिनमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत। और इन 15 दिनों में इस स्केड्यूल को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो इन 15 दिनों में 4 से ज्यादा रिवीजन करना मुमकिन ही नहीं है। अगर आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करते हैं और इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन करते हैं, अब 15 दिनों में 4 रिवीजन के बाद आपके पास फिर भी 3-4 दिन बचते हैं जिसमें आप एक और रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप इन 15-20 दिनों में 5 रिवीजन कर लेते हैं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन हैं और इसमें आप अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसको फॉलो कैसे करना है, इसके लिए क्या टाइम टेबल बनाना है, दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। तो अगर आपको इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दे देंगे। आप वहां पे अपनी रूटीन बताएंगे कि आपका डेली का क्या स्केड्यूल है, आप अकेडमी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और आपका रूटीन वर्क क्या है। अगर आप अपने रूटीन वर्क बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल बना के एक अच्छे से टाइम टेबल डिजाइन करके आपको दे देंगे और आप उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और अल्लाह ताला आपका ख्वाब जरूर पूरा करेगा। अब आखिर में एक सवाल है उन लोगों के लिए जो उम्मीद हारे बैठे हैं, जिनको लगता है कि शायद नम्स एमडी कैट की तरह नेशनल एमडी कैट में भी उनके साथ ऐसे ही ना हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि आखिर आपने एमबीबीएस का प्रोफेशन चूज ही क्यों किया। दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन हैं, आपको ये प्रोफेशन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह आप बेस्ट हो ये प्रोफेशन भी आपकी तरह वैसे ही बेस्ट है। तो अब अगर एक बेस्ट चीज है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट है, वो भी कुछ डिजर्व करता है। तो एमबीबीएस के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त करना उसका हक है। तो इसलिए आप एफर्ट जारी रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद पे भरोसा भी रखें। एक छोटी सी परेशानी आई और आप अगर उम्मीद हार बैठे तो बड़ी परेशानी के बाद आप क्या करें? आपको खुद पे भरोसा हो, खुद पे एतमाद हो और एमबीबीएस को अपना बनाए। तो आखिर में नेक तमन्ना है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियां दे, कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत में इतनी सारी खुशियां लिखे कि खुद लफ्ज खुशी आपकी किस्मत को झुककर सलाम करे। तो इसमें आखिर में एक शेर है कि जो आप लोगों के लिए है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। खुद पर है मान इतना कि कभी मुड़कर नहीं देखा, कि खुद पर है मान इतना कि कभी मुड़कर नहीं देखा, जिसे कह दूं कि मेरा है उसे होना ही पड़ेगा।